आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल 15 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव की मनाही। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सेपरेटली नेगेटिव तरीके से ट्रीट करना। असल में आर्टिकल 15 में कुल 5 स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, जैसे कि फर्स्टली रिलीजन, सेकेंडली रेस यानी मूल वंश, थर्डली कास्ट, फोर्थली सेक्स एंड देन फिफ्थली एंड लास्टली प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब कि इन 5 ग्राउंड्स पर हमारे अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसकी गारंटी हमें मिलती है आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 को अच्छे से समझने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा 2 अलग अलग पार्ट्स में। जो पहला पार्ट है उसमें हम बात करेंगे इस आर्टिकल के क्लोज 1 और क्लोज 2 के बारे में। इन पहले 2 क्लोजेस में तो हमें सिर्फ अधिकार मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। उसके बाद अगले जो 4 क्लोजेज हैं वहां पर बात होगी 3 ऐसी स्पेशल सिचुएशन के बारे में, जहां की इन 5 में से किसी एक ग्राउंड के बेसिस पर भी अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो भी उसे आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं क्लोज 1 और क्लोज 2 की, जो कि बात करते हैं सिर्फ हमारे अधिकारों की। आर्टिकल 15 का क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट केवल इन 5 ग्राउंड्स पर अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब इस सेंटेंस में हमें ध्यान देना होगा 2 स्पेशल वर्ड्स पर। पहला वर्ड तो है केवल या ओनली। इस सेंटेंस में केवल या ओनली वर्ड लिखे जाने के 2 अलग अलग इंपैक्ट होंगे। पहला इंपैक्ट तो यह होगा कि अगर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा किसी अन्य आधार या अदर ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। दूसरा जो इंपैक्ट होगा केवल वर्ड लिखे जाने का, वो ये होगा कि आर्टिकल 15 का वायलेशन तब भी होगा जब डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस इन 5 पॉइंट में से ही कोई एक ही हो पूरी तरह से। अगर डिस्क्रिमिनेशन का जो बेसिस है उसमें इन 5 पॉइंट के साथ साथ कोई दूसरा रेलेवेंट फैक्टर भी इंक्लूड है तो ऐसे में उसे आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हमें इस सेंटेंस में ध्यान रखना है वो है सिटीजन या नागरिक। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 15 का बेनिफिट मिलेगा केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 5 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए। तो इस तरह से क्लोज 1 तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि स्टेट केवल इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 2 की। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 भी हमें उन्हीं 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अधिकार देता है जिनके बारे में बात की गई थी आर्टिकल 15 के क्लोज 1 में। तो ऐसे में आप बोलेंगे कि फिर क्लोज 1 में और क्लोज 2 में डिफरेंस क्या हुआ? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्लोज 1 और क्लोज 2 में बेसिकली 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि क्लोज 1 की शुरुआत होती थी स्टेट वर्ड से। इसका मतलब यह हुआ कि क्लोज 1 में हमें जो अधिकार मिलता था वह सिर्फ स्टेट या राज्य के अगेंस्ट में मिलता था, जबकि क्लोज 2 में हमें जो अधिकार मिलेगा वो मिलेगा स्टेट और किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट में। ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों क्लोजेस में वो ये है कि क्लोज 1 हमें एक जनरल राइट देता था कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता पूरे भारत में कहीं भी, जबकि क्लोज 2 9 स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बात करता है कि इन 9 स्पेसिफिक जगहों पर आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लोज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 15 का क्लोज 2 ये कहता है कि ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, केवल इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर भारत के किसी भी नागरिक पर इन 9 जगहों पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। कौन कौन सी है ये 9 जगह? फर्स्टली शॉप्स या दुकानें, सेकेंडली पब्लिक रेस्टोरेंट्स, थर्डली होटल्स, फोर्थली प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, फिफ्थली वेल्स या कुएं, सिक्सथली टैंक्स, सेवंथली बाथिंग घाट्स, एट्थली रोड्स, नाइन्थली एंड लास्टली प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। अब इस लिस्ट में हमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो ये लास्ट वाले 5 प्लेसेज हैं, इन 5 प्लेसेज पर हमें ये अधिकार तभी मिलेगा जब या तो इनको बनाने में सरकारी फंड का यूज हुआ हो, चाहे वह 1 रुपए का ही क्यों ना हो, या फिर इनका नेचर इस तरह का हो कि इन्हें पब्लिक के यूज के लिए समर्पित किया जा चुका हो। जबकि जो पहले वाले 4 प्लेसेस थे वह तो चाहे पूरी तरह से प्राइवेट हो, फिर भी हमें वहां पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो अधिकार है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब आप एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए कि क्लोज 2 का हमें कितना फायदा मिलेगा।
मान लीजिए कि आपकी गली में कोई दुकानदार है और उसकी दुकान पूरी तरह से उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फिर भी वह दुकानदार इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पर आपके अगेंस्ट उस दुकान पर आने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लॉज 2 में इन 9 जगहों पर हमें जो अधिकार मिलते हैं वो न केवल स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी मिलते हैं। आर्टिकल 15 के पहले 2 क्लॉज के साथ ही इस आर्टिकल से हमें जो अधिकार मिलते थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे 3 ऐसी सिचुएशंस की जहां की आर्टिकल 15 लागू ही नहीं होता। इन 3 स्पेशल सिचुएशन की शुरुआत होती है क्लॉज 3 से। क्लॉज 3 के प्रोविजंस के मुताबिक आर्टिकल 15 का कोई भी प्रोविजन राज्य को विमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने से नहीं रोकेगा। मतलब इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो आर्टिकल 15 के बेसिस पर तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। वह दूसरी सिचुएशन जहां की आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होगा वो रिलेटेड होगी 3 अलग अलग कैटेगरीज से। फर्स्टली सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज यानी SCBC, सेकेंडली शेड्यूल कास्ट यानी SCs और थर्डली शेड्यूल ट्राइब्स यानी STs। इन तीनों ही कैटेगरीज से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया है क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में। क्लॉज 4 तो ये कहता है कि इन तीनों कैटेगरीज के एडवांसमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन बनाया जाता है तो इस तरह के प्रोविजन को आर्टिकल 15 और 29 के बेसिस पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि हमारे मूल संविधान में जो आर्टिकल 15 था उसमें तो 3 ही क्लॉज थे और ये जो चौथा क्लॉज है इसे आर्टिकल 15 में जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि लाया गया था 1951 में। क्लॉज 4 में इन 3 कैटेगरी से रिलेटेड इतनी बड़ी छूट देने के बावजूद एक छोटा सा कंफ्यूजन फिर भी बचा रह गया। वो कंफ्यूजन ये था कि क्लॉज 4 के प्रोविजंस के तहत क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजंस भी बनाए जा सकते हैं या नहीं। इसी कंफ्यूजन को अल्टीमेटली दूर कर दिया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कि लाया गया 2005 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 जोड़ दिया गया। क्लॉज 5 के प्रोविजंस के मुताबिक अगर इन 3 कैटेगरीज के एडवांसमेंट से रिलेटेड ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है जो कि इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से रिलेटेड है तो उसे भी आर्टिकल 15 या 19 के बेसिस पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ड है इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर इस वर्ड में बाकी हर तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, स्टेट द्वारा एडेड हो या स्टेट द्वारा अनएडेड हो। ठीक है, अभी तक हमने 2 ऐसी सिचुएशंस स्टडी कर ली हैं जहां की आर्टिकल 15 अप्लीकेबल नहीं होगा। पहली सिचुएशन तो डिस्क्राइब की गई थी क्लॉज 3 में जो कि रिलेटेड थी वीमेन और चिल्ड्रन से, और दूसरी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई थी क्लॉज 4 और 5 में जो कि रिलेटेड थी SCBC, SC और ST से। अब बारी है आर्टिकल 15 के लास्ट क्लॉज की यानी क्लॉज 6 की जहां की डिस्क्राइब की गई है वह तीसरी और अंतिम सिचुएशन जिसमें कि आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होगा। इस क्लॉज 6 को आर्टिकल 15 में जोड़ा गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। क्लॉज 6 के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो 3 कैटेगरीज थी SCBC, SC और ST, इनको छोड़ करके भारत के बाकी जितने भी नागरिक बच गए उन बचे हुए नागरिकों में से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके एडमिशन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो इस तरह के स्पेशल प्रोविजन को आर्टिकल 15, 29 या 19 के बेसिस पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद इस क्लॉज में यह भी जोड़ दिया गया कि इस तरह के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मैक्सिमम 10% तक का रिजर्वेशन भी दिया जा सकेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 103rd अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड करके जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण दे दिया गया। इसी के साथ आर्टिकल 15 तो हो गया है कंप्लीट। आर्टिकल 15 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसे कि मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस केस में करीब 12 बड़े लीगल प्रिंसिपल्स स्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन आर्टिकल 15 के व्यू पॉइंट से हमें इस केस से रिलेटेड केवल 3 ही बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्टली, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि टोटल रिजर्वेशन कोटा 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि कम से कम 50% सीट तो जनरल कैटेगरी के लिए बचनी ही चाहिए। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये 50% की लिमिट क्रॉस की जा सकती है।
सेकेंडली, कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के फर्दर कैटेगराइजेशन को अलाउ करते हुए कहा कि एससीबीसी को बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। थर्डली, कोर्ट ने यह भी स्टेब्लिश किया कि सिर्फ कास्ट या जाति को आधार बनाकर एससीबीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया जा सकता है। तो यही थी इंदिरा साहनी केस की वो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कि आर्टिकल 15 के व्यू पॉइंट से हमें ध्यान में रखनी है।